दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर, जो आप लोग देख रहे हो। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। या फिर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो और आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भी दे सकते हो। तो आज का कहानी है, एक व्यक्ति जो है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कुछ दिनों से लापता था। मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं था, उस व्यक्ति को कोई ढूंढ भी नहीं रहा था। उसकी बेटी थी, दो बेटी थी, दोनों की शादी हो चुका था। अब उसमें से एक बेटी जो है अपने पिता को, अपने बाप को बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2 दिन तक तो रिंग चला, यानी घंटी बजी, लेकिन पिता फ़ोन नहीं उठाया। तो बेचैन हो उठी, जो अब्बा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। क्योंकि ये मुस्लिम कहानी है, इसलिए अब्बा कहते थे, वो अब्बा जान कहते थे। जो अब्बा जान फ़ोन नहीं उठा रहे, अपने शौहर को कहती, जो देखो अब्बा कभी ऐसा नहीं किया। भले ही वो फ़ोन उठाते और कुछ अनब शनब बकते, लेकिन 2 दिन से तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, मुझे परेशानी हो रही, मुझे लगता है कुछ अनहोनी हुआ होगा। लेकिन शौहर कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतना क्यों फिक्र करते हो, जबकि तुम्हारा जो बाप है तुम्हें तो मानता भी नहीं और तुम्हारा नाम सुनते ही उसके ज़बान से गालियाँ निकालते हैं। तो फिर तुम अपने अब्बा को लेकर इतना फिक्र क्यों करते हो? उनके पास 3 बेटे हैं, तुम्हारे 3 भाई हैं और 3 भाभियाँ हैं, वो लोग देखभाल करेंगे। लेकिन वो जो लड़की है वो बेचैन होती थी। अब 2 दिन तक रिंग चला, फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन तीसरा दिन से जब वो कॉल करती, फ़ोन ही स्विच ऑफ बता रहा था। अब और ज़्यादा बेचैन हो उठी। अपने शौहर के सामने वो गिड़गिड़ाती है, रिक्वेस्ट करती है, जो कम से कम एक बार खबर ले लीजिए मेरे खातिर। अब वो ठहरा, वो भला व्यक्ति था, इसीलिए अपने पत्नी का बात मानकर वो अपने ससुर के बारे में पता करने की कोशिश किया था। क्योंकि ससुर ने मना किया था, जो लड़की का शादी जब हुई थी तभी उस दामाद को कह दिया था, जो आइंदा मेरे सामने मत आना, तुम भी मत आना और तुम्हारी पत्नी को भी लेकर कभी मत आना। इसलिए, लेकिन ये जो लड़का था अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी जब रोती गिड़गिड़ाती तो ससुर का कहना भूल जाते हैं और ससुर का ही पता लगवाने के लिए उनके घर जाते हैं। और जाकर देखता है कि वो घर पर नहीं था, घर भी नहीं था, घर भी बेच चुका था, एक हवेली था। दामाद को भी लगा पहली बार जो पत्नी जो कुछ भी कह रही थी शायद सच है, इन लोगों के साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन एक हवेली बेचकर 3 बेटा, बहू, पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार कहाँ जा सकता है। ये बात जाकर अपने बीवी को बताए, जो ऐसा ऐसा है, मैंने तो खबर लिया तुम्हारा कहने पर, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं और उन लोग बंगला बेचकर कहीं चले गए, आसपास वाले ने बताया। अब ये लड़की रोने लगी। तो जब रोने लगी तो उसको लेकर भी उस गांव में गया, जिस गांव में हवेली बना हुआ था, जिस जगह पे वो लोग रहते थे। आसपास वाले से पूछताछ किया तो आसपास वाले बताया, देखो तुम्हारे 3 भाइयों के बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते, वो लोग अलग अलग शहर में चला गया और ये बंगला बेचकर जो भी पैसा मिला, जो भी धन दौलत तुम्हारे अब्बू के पास था, सारे बंटवारा कर चुका था। और तुम्हारे अब्बू को जो है एक छोटा सा फ्लैट लेकर रेंट पर, वो तुम्हारे अब्बू वहाँ पर है, हम लोग को सुनाई दिया था, लेकिन हम लोग कभी गए नहीं, क्योंकि तुम्हारे अब्बा का मिजाज तो तुम जानती ही हो, बहुत ही कड़क मिजाज के थे और किसी के साथ बात करना उनको पसंद नहीं था। और अब हम लोग ठहरे गरीब, क्यों आपके अब्बा के सामने जाके हम लोग बात सुने, इस वजह से हम लोग कभी गए नहीं। लेकिन इस जगह पर एक फ्लैट पे है, आप लोग जाकर देख सकते हो। जैसी बेटी को पता चला, बेटी अपने शौहर के साथ भागे भागे जाते हैं और 2 गाँव वाले भी थे। फ्लैट के बेल्ट की बार बार दरवाज़ा बजाया जाता है, यानी घंटी बजाया जाता है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ लड़की रो रही थी। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर का मंजर देख के हर कोई हैरान हो जाता, हर कोई मुंह में कपड़े लगाने पर मजबूर हो जाता है, अपने नाक और मुंह ढांक लेते, क्योंकि उस व्यक्ति को मरे हुए करीब 3-4 दिन हो चुका था और वो बेड पर सड़ गल चुके थे, और जिसके बदबू से लोग वहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुक पा रहा था। वाकई ऐसी कहानी आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत जो है एक रफ़ीक नाम का लड़का से होता है। रफ़ीक जो है एक माँ बाप का एक लौता बेटा होता है। माँ बाप के पास बहुत धन दौलत था,
लेकिन जैसे रफ़ीक का जन्म होता है तो रफ़ीक की माँ जो है कुछ ही दिनों बाद इंतकाल कर जाती है। अब रफ़ीक के अलावा रफ़ीक के पिता यानी रफ़ीक के अब्बा जान और रफ़ीक का दादाजी उस घर में मौजूद था। बाकी नौकर चाकर सब थे। रफ़ीक को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए जो रफ़ीक का अब्बा है और रफ़ीक का जो दादा है उन्हीं के रेख देख में रफ़ीक पले बड़े बड़ा हुआ। लेकिन जैसे उसने जवानी के कदम रखा तो उसके हरकत बदलने लगे, हरकत बिगड़ने लगे और बाप का कहना नहीं मानता। दादाजी कुछ समय जीने के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अब बाप सहारा रह गया, बाप बिजनेस संभालता है, लेकिन यहाँ बेटा रफ़ीक जो है ऐसी ज़िंदगी जी रहा था और आवारा दोस्त लोगों के साथ घूमना, लड़की बाज करना यानी लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ इधर उधर घूमने जाना, लड़कियों के साथ जीना करना, वो सारे दुनिया की जितनी भी बुराई काम है वो करता था और रोक टोक करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि रफ़ीक के पास ढेर सारी दौलत था, वो दौलत लुटाता था। जब रफ़ीक के अब्बा को ये बात पता चला बहुत गुस्सा हुआ, नाराज़ हुआ, लेकिन तब तक जो है रफ़ीक बहुत आगे निकल चुका था। रफ़ीक आप अपने बाप का भी बात नहीं मानता, जो भी समझाते वो नहीं समझता, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो छोटे बड़े का लिहाज उसको कभी बचपन से तालीम मिली ही नहीं। कोई औरत थी नहीं उस घर में जो उसको औरत का मर्यादा क्या है, औरत को इज्जत करना क्या है, ये सारे नहीं सिखाया था। इसीलिए रफ़ीक का बचपन से लेके जवानी तक वो औरत को मर्द के सामने कीड़े मकोड़े ही समझते थे। बस ऐसे करते करते उसका जवानी भी भरपूर मज़ा ले रहा था, वो दुनिया की मज़ा ले रहा था और सारे बुराई काम करता था, सारे गुनाह करता था, यहाँ तक कि जिना भी करता था जब उसका मन करता था। बाप परेशान था, आखिरकार बाप भी बीमार पड़ता और रफ़ीक साहब का बाप का भी यानी रफ़ीक साहब का अब्बा जान का भी एक दिन इंतकाल हो जाता है। और इंतकाल के बाद आप रफ़ीक के हाथ में जो रफ़ीक का अब्बा और रफ़ीक के दादाजी का संपत्ति था यानी धन दौलत बंगला जो कुछ भी था वो सारे रफ़ीक का हो जाता है। रफ़ीक एक जमींदार से भी ऊंचा मकान मिल चुके थे, उसके घर में काम करने वाला नौकर चाकर, लेकिन रफ़ीक का दबदबा के आगे किसी का नहीं चलता। रफ़ीक शुरू से ही ऐसा अपने दबदबा बनाए रखा था, किसी का बात नहीं सुनता बल्कि उसका बात सबको सुनना पड़ता था उस इलाका में। बस यही सब करता और जिस लड़की से भी उसको जो लड़की राह चलते उसको नज़र आते, जिसके ऊपर उसको थोड़ा सा भी नियत बिगड़ता, उस लड़की को एक रात के लिए अपने पास बुलाते, चाहे उसके लिए कितना भी रकम खर्चा करे, कितना भी दौलत लुटाना पड़े, वो यही सब करता था। लेकिन एक लड़की ऐसी भी थी जो गरीब परिवार की लड़की हुई थी, नाम है जरीना। जब जरीना के ऊपर रफ़ीक साहब का नज़र पड़ा तो पहली बार रफ़ीक को लगा जो जरीना है, उसे ये भी पता था जो ये गरीब घर की लड़की है, लेकिन जरीना के चेहरे पर ऐसा क्या था, रफ़ीक देखते ही सोच लिया नहीं, मैं इसके साथ रात नहीं बिताऊंगा, इसके साथ जीना नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसे इज्जत के साथ निकाह करूंगा, इसको मैं अपना बीवी बनाऊंगा। अब जब रफ़ीक जैसा व्यक्ति का, बड़े पैसा वाला व्यक्ति का जब बातचीत जरीना के परिवार को बताया जाता, वो ठहरे गरीब परिवार के लड़की, तो लोग का इतना हैसियत ही नहीं थे उनके माँ बाप का, रफ़ीक का रिश्ता लगती फ़ौरन उन लोग जो है जरीना का शादी रफ़ीक से करवा देते। अब जरीना एक झोपड़ी से महलों में आ जाती है, उसके में आगे पीछे काम करने वाला नौकर चाकर सब थे। जरीना को बहुत रफ़ीक प्यार करते थे, वाकई उसके दुल्हन बनाया और उसे हर खुशी देने की कोशिश किया, हर खुशी मिला उसको। कुछ समय जाने के बाद जरीना हावल से होती है यानी पेट से होती है। जब उसके पेट में बच्चा ठहरता है, इस खबर को जरीना अपने शौहर रफ़ीक को देती है। रफ़ीक बहुत खुश हो जाता है। अब उसका देखभाल के लिए और नौकर चाकर उनके पीछे लगा देते, जरीना के पीछे, जो जरीना को किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो। अब जब समय आता है, 10 महीना बीतता है, अब जरीना जुड़वा बच्चे को जन्म देती है और दोनों बच्चे जो है लड़की थी। जैसे लड़की को जन्म देती है रफ़ीक तो आग बबूला हो उठता है। रफ़ीक पहले से ही, शुरू से, बचपन से ही वो लड़की जात से यानी औरत जात से नफरत करता था। अब जब अपने ही घर में 2 लड़की जन्म ली तो इसका कसूरवार जो है वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी के ऊपर, जरीना के ऊपर दोष मोड़ने लगे और कहने लगे
ये तुम्हारी कारनामा है, तुम ही ने इस जुड़वा बच्ची को जन्म दिया, अब तुम ही इस बच्ची को मौत के घाट उतारो। लेकिन एक माँ अपने बच्ची को कैसे मार सकती है? और शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुन के जरीना भी हैरान थी। लेकिन जरीना तो अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है, लेकिन रफ़ीक के आगे किसी का नहीं चलता। रफ़ीक का हुक्म होता है जो ये दोनों बच्चियों को मेरे नज़र के सामने से हटाओ, मेरे नज़र के सामने रहेगा, अगर तुम नहीं मार पाओगे तो मैं मार दूंगा। अब जरीना क्या करती, वो ठहरी माँ और एक तरफ शौहर का ये हुक्म था। अब उसका हुक्म नकर चाकर मानने वाले थे, इसीलिए जरीना को बहुत डर हुई जो ऐसा ना हो वाकई ये अपने बच्चियों को मरवा दे। इसीलिए जरीना अपने शौहर के सामने गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें करती है और कहती है बख्श दीजिए, ये तो आपकी औलाद है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बस ऊपर वाले की मर्जी है, चाहे लड़का पैदा हो या लड़की हो। लड़की तो घर के नेमत है, बरकत है। लेकिन रफ़ीक को नहीं समझ में आती थी, रफ़ीक किसी का बात नहीं समझते थे। रफ़ीक जो चाहते थे वही करते थे। अब रफ़ीक का हुक्म हुआ तो आप उस हुक्म को कोई डाल नहीं सकता था। इसीलिए जरीना अपने दोनों बेटियों को जो है एक नौकरानी के हवाले कर देती है और कहती है देखो, ये दोनों बच्चियों को तुम लेकर जाओ और अपने माँ के जैसा प्यार देकर इसको पाल पोस कर बड़ा करना। हवेली का एक छोटी सी कोठरी में वो नौकरानी रहती थी, बहुत पुराना नौकरानी थी, रफ़ीक के दादा अब्बा के ज़माने की वो नौकरानी थी। अब वो दोनों बेटी जो है उस नौकरानी के पास पलने लगे। बीच बीच में जैसे ही जरीना को मौका मिलती, जरीना अपने दोनों बेटियों से मिलती, प्यार करती और रोते हुए फिर हवेली में वापस आ जाती। अब उस नौकरानी को बहुत सारे खर्चा भिजवाते, या अपनी बेटियों को ज़रूरत होती, नौकरानी को ज़रूरत होती, उससे दुगना देकर आते और अपने नौकर चाकर से उसे पास भिजवाते। अब ये दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन यहाँ पे रफ़ीक का गुस्सा बहुत तेज हो चुका था, क्योंकि जरीना ने 2 बेटी को जन्म दिया तो उससे वो प्यार भी ठीक से नहीं करता था जैसे पहले करते थे। लेकिन कुछ समय जाने के बाद फिर से जरीना प्रेग्नेंट हुई, पेट से हुई, और इस बारे में भी रफ़ीक को बताया गया। अब जब धीरे धीरे इंतज़ार ख़त्म हुआ, जरीना जो है हर दिन वो अल्लाह से यही दुआ मांगती, जो अल्लाह इस बार मुझे बेटे से नवाजना। और वाकई ऐसा होता है। जब 10 महीना 10 दिन पूरा होता है, जरीना जो है एक बच्चे को जन्म देती है, वो बेटा होता है। जैसे ही उस बेटे का जन्म होता है, इसमें तो रफ़ीक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके 3 बेटे को जन्म देती है जरीना। जब 3 बेटे को जन्म होता है, उसके बाद रफ़ीक को जरीना धीरे से कहने लगे, जो देखो जैसे तुम अपने तीनों बेटों को प्यार करते हो तीनों, और वो जो पहले 2 बच्चियाँ पैदा हुई थी वो नौकरानी के पास पल रही है, उन दोनों को भी हवेली पे बुला लेते, उन दोनों को भी प्यार करो, वो भी तो तुम्हारी औलाद है। लेकिन जैसे लड़की का बात करती तो रफ़ीक का खून खौल उठता और कहता, जो दोबारा उस लड़कियों के नाम, मनहूसों का नाम मेरे सामने मत लेना। आखिर जरीना जानना चाहती थी, जो रफ़ीक मेरा शौहर जो अपने बेटों को इतना प्यार करता है, बेटे के लिए वो पागल है, तो फिर बेटियों के पीछे इतनी नफरत क्यों करता है। तब जरीना को पता चलता है, जो रफ़ीक जवानी में सारे लड़कियों के साथ, मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां हैं जिसके ऊपर भी उसका निगाह जाता, और उसको अपने हवस का शिकार बनाया करता था, और उसको चुप रहने के लिए उसके परिवार को धन दौलत से तौल देता था। ये सब नाजायज़ काम वो जवानी के आलम में करता था और गुनाह करता था। अभी उसको लगने लगा, अगर मेरे घर में भी बेटी हुई तो मेरी बेटी भी वही करेगी जो मैं दूसरों के बेटियों के साथ करता था, क्योंकि जितने लोगों के साथ वो हैवानियत किए थे, सारे लड़कियों ने बद्दुआ दी थी। जो आज तो तुम्हारे पैसे और दबदबा की वजह से तुम हम गरीब जैसे लड़कियों की, परिवार के इज्जत को तार तार करते हो और तुम्हारे आगे किसी का नहीं चलता, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा होगी और तुम्हारी बेटियाँ ये सब करने लगेगी, तब तुम्हें पता चलेगा जो बाप के दिल पर क्या बीतती है जब उसकी बेटी का इज्जत लूटा जाता है। ये सब बद्दुआ दिया करते थे, जिनके भी घर की इज्जत के साथ ये रफ़ीक खेला करता था। इसके चलते रफ़ीक को अपनी बेटी पैदा होने के बाद ही उन्हें लगा था, जो शायद मेरे बेटियों के साथ भी कोई ऐसा करेगा जो मैं दूसरे के बेटियों के साथ किया था। इस वजह से वो अपनी बेटी से नफरत करता था। अब जरीना को पता चला, लेकिन धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता, 5 बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो दोनों लड़कियां जो है नौकरानी के पास बड़ी हो जाती है, और यहाँ पर
3 लड़का जो है रफ़ीक के बंगलों में नौकर चाकर के देख रेख में बड़ा हो जाता है। अब जब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती है, कुछ समय जाने के बाद वो नौकरानी का मौत हो जाती है। नौकरानी के मौत के बाद माँ को पता चलती है जो अब मेरी बेटियों का क्या होगा। तो माँ बड़ी सातिर अंदाज से अपने शौहर को बताती है, जो देखो जिस नौकरानी के पास हमारी बेटियां रहती थी वो उसके तो मौत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। अब हमारी 2 जो बेटी है वो जवान हो चुकी है। अगर उन लोगों के साथ कुछ हो गया तो हम लोग किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। एक मेहरबानी चाहिए आपका। रफ़ीक साहब कहते हैं, तो क्या मेहरबानी चाहिए? तो इसमें ज़रीना कहती है, जो क्यों ना उन दोनों बेटियां का नाम, जो एक का नाम सारा और एक का नाम रमसा है, सारा और रमसा को भले ही आपके नज़रों के सामने मत रखिए, लेकिन हमारी बंगलों में काम करने वाले इतने नौकर चाकर हैं, नौकरानियां हैं, क्यों ना रसोई घर में उन दोनों को काम दिला दिया जाए। वो लोग रसोई घर में रहेंगे, काम करेंगे, आपके नज़र के सामने नहीं आएंगे। ज़रीना की इस बात पर दम थी, इसीलिए रफ़ीक ने इजाज़त दे दिया, जो ठीक है तुम चाहती हो तो, लेकिन उन दोनों को समझा देना, सारा और रमसा को समझा देना, जो कभी भी मेरे सामने ना आए। मैं उन दोनों मनुष्य का चेहरा देखना नहीं चाहता। ज़रीना अपने दोनों बेटियों को, सारा और रमसा को, रसोई घर में काम पे लगा देती है और अपनी माँ का प्यार पाके, माँ के कहना सुनकर वो दोनों बेटियां जो है रसोई घर में काम करती और नौकरानियों के साथ एक छोटी सी कोठरी में रात बिताती। यही सब चल रहा था, लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद ज़रीना का भी इंतकाल हो जाता। जब ज़रीना का इंतकाल हो जाता, दोनों बच्चियां जो है सारा और रमसा बहुत रोती। लेकिन यहाँ पर रोने धोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाप जो है रफ़ीक तो उन दोनों को देखना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए वो दोनों हिम्मत करके अपने अब्बा के सामने आ भी नहीं पाते थे। फिर क्या, अब तीनों बेटा जो है शादी की उम्र का हो गया था। रफ़ीक अपने तीनों बेटे का शादी करवाने के लिए रिश्ता तलाशने लगे। अब दोनों बेटे का शादी जो है एक साथ करवा दिया। जब शादी समारोह में सारे लोग आया, दोनों बेटी को सख्त हिदायत दे दिया गया था, समझा दिया गया था, जो तुम लोग शादी समारोह में नौकरानी के जैसे ही रहना, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए तुम भी इस घर की, इस हवेली की बेटी हो। अब दोनों डरते थे अपने पाप से, इसीलिए वो दोनों जो है नौकरानी के जैसे ही शादी समारोह में शामिल हुए। घर के काम काज करते, शादी समारोह में काम काज करते, लोगों को खाना खिलाते, पानी पिलाते और नौकरानी के जैसे कपड़ा पहने हुए थे। उसके बाद दोनों भाइयों की शादी हो जाते, उनके आंखों के सामने दोनों बहन कोठरी में जाकर बहुत रोती, लेकिन वहाँ की नौकरानियाँ जो है उन दोनों को समझाते, जो बेटा सब्र करो, सब्र, अल्लाह बहुत बड़ा है, एक ना एक दिन तुम्हारा देखना तुम्हारे अब्बा को अक्ल ठिकाने पे आएगा और तुम्हारे अब्बा को भी समझ आएगा जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दोनों लड़कियों को समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दोनों भाभियाँ आ जाती है, दोनों भाभियों को भी पता चलता है इस घर में 2 लड़कियाँ हैं जो नौकरानी बनकर रहती है। दरअसल वो नौकरानी नहीं, इसी घर का उनके शौहर का बहनें हैं और उनके ननदे हैं, लेकिन उनकी हैसियत जो है नौकरानी की जैसी है। अब वो ठहरी पराया लड़की, इस वजह से जब अपनों ने उसे अपनाया नहीं तो वो लोग कहाँ अपनाने वाले थे। अब दोनों भाभियाँ भी जो है सारा और रमसा को नौकरानी की हैसियत में ही देखने लगे, उनसे सब कुछ काम कराते। अब उन दोनों के ऊपर जलन होने लगे, दोनों भाभियाँ जो है अपने ननद के ऊपर जलने लगे। अब दोनों भाभियाँ सटगट करते हैं, जो इन दोनों को इस हवेली से निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने के लिए कुछ तो वजह होना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति आया हुआ था जो रफ़ीक साहब से मिलने के लिए आया था। रफ़ीक साहब के पास एक व्यक्ति मिलने के लिए आता है, मतलब नौजवान लड़का था। वो जब उस रफ़ीक साहब से मिलने आता है, पहली जब हवेली में एंट्री हुआ, सारा से मुलाकात होती है। अब सारा नौकरानी के लिबास में थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो नौजवान लड़का सारा को बताते, जो रफ़ीक साहब कहाँ मिलेगा, मुझे रफ़ीक साहब से काम है। सारा उस नौजवान से बात कर ही रही थी कि इतने में उसकी बड़ी भाभी देख लेती है। देखने के बाद इस बात को जाके रफ़ीक साहब को अपने ससुर को कहती है, जो आपकी जो बेटी है सारा एक लड़का से हंस हंस के बातें कर रही है, आपकी बेटी इस हवेली का इज्जत मिट्टी में मिला के रख देंगे। रफ़ीक भी इस मंजर को देखता है, वाकई सारा किसी नौजवान लड़का के साथ बातें कर रहे हैं। फौरन हंगामा खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद सारे नौकर चाकर के सामने जो है रफ़ीक अपने कमर का बेल्ट निकालते हैं और अपनी बेटी को पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं।
वो जो नौजवान लड़का मिलने आया था उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद रमसा भी दौड़ते हुए आती है। आने के बाद कहती है, जो अब्बा क्या हुआ, क्यों सारा को इतना मार रहे हो? तो रफीक पूरी बात बताते हैं और बड़ी भाभी भी पूरी बात बताते हैं। जो तुम दोनों तो हम इस बंगले का और हम लोगों का इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। इस अजनबी शख्स से सारा का क्या रिश्ता है जो हंस हंस के बातें कर रही थी? हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन रमसा को यकीन नहीं हुआ जो सारा ऐसे कर सकती है। सारा तो हवेली के बाहर जाती ही नहीं है, तो फिर इस नौजवान लड़का कौन है, क्यों हंस हंस के बातें कर रही है? रमसा को लगा ये लोग दोनों झूठ बोल रहे हैं। रफीक साहब यानी उनके अब्बा भी झूठ बोल रहे हैं और उनकी बड़ी भाभी भी झूठ बोल, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाए। रमसा अपने हाथ जोड़ लेती है, जो अब्बा इन्हें माफ़ कर दो, दीदी को माफ़ कर दो, दीदी से गलती हो गई, दोबारा वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन रफीक साहब का गुस्सा तो साथ में आसमान पर था। रफीक साहब नहीं मानता, मारना पीटना तो बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद रफीक फौरन एक नौकर को आवाज़ लगाता है, जो कुछ ही समय पहले उस घर में काम करने आया था। वो नौकर जो है दिन भर काम करता, लेकिन रात भर जो वो किताबें खोल के पढ़ाई करते रहता। उस नौकर को बुलाते हैं और अपने बेटी सारा का उस नौकर से निकाह का ऐलान कर देते हैं, जो आज ही मौलवी को बुलाओ और इस सारा और इस नौकर के साथ हम इसका निकाह तय करते हैं। उसका निकाह करवा देते हैं। दोनों बहनें आश्चर्य हो जाते हैं, किसी का बस नहीं चलता। उसके बाद सारा का उस नौकर के साथ निकाह पढ़ाने के बाद उस नौकर को कह देता है, जो तू अपने पत्नी को लेकर, अपने बीवी को लेकर इस बंगलों को छोड़कर चला जा और आइंदा कभी इस बंगलों के तरफ नज़र भी मत डालना और आने की कोशिश मत करना। अब वो ठहरा गरीब लड़का, भला लड़का था लेकिन गरीब लड़का था। उनका कहाँ हैसियत जो रफीक साहब के आगे बात चले। वो भी इस रिश्ते को कबूल लेता है और सारा से निकाह करके अपनी बीवी को लेकर कहीं चले जाते हैं। अब यहाँ पे रमसा जो अकेली पड़ जाती है। पहले तो अपने बहन से बातें करती सुख दुख की, लेकिन यहाँ रमसा भी बहुत रोती, लेकिन रोने धोने से तकदीर नहीं बदलती। वो जब भी नमाज पढ़ने जाती बस अल्लाह के सामने फरियाद करती। लेकिन रमसा एक दिन अपने दोनों भाभीियों को बातें करते सुन लिए। दोनों भाभियाँ जो है बातें कर रही थी, देखो एक को तो निकाल दिया हूँ और दूसरे का भी आप बंदोबस्त कर रही हो। तभी रमसा को पता चल गया जो इन दोनों का करतूत है, दोनों भाभियों का करतूत है, जो अब्बा को इन लोगों ने झूठ बोलकर मेरी दीदी का उस व्यक्ति के साथ, उस नौकर के साथ शादी करवाने में इन दोनों का हाथ है। अब इसको निकालने के वो लोग प्लान कर रहा था, इसीलिए रमसा जो है चौकन्ना हो जाती है और अपने भाभियों को बात पर वो इग्नोर करने लगती, जो भी उन लोग कहते अनसुना करते और अपने आप को बचा कर रखती। लेकिन बड़ी भाभी जो है एक दिन घर पर अचानक दावत रखे, बहुत सारे मेहमान आए, सारे मेहमान को खिलाने पिलाने में लगा हुआ था। तभी जो है रमसा भी सबको खिलाने पिलाने के बाद वो अपने छोटी सी जो नौकरानी का कमरे थे उस कमरे में वो रहती थी, उस कमरे में जाती है तो दिखता है कि उस कमरे में यानी रमसा के कमरे में एक नशे की हालत में नौजवान लड़का उसके कमरे में लेटे हुए हैं। रमसा जाती है, रमसा देख के तो पहले आश्चर्य होती है, उसे आवाज़ लगाते जो तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या करो, मेरे कमरे में क्या करो। वो चिखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो नशे की हालत में था, नशे में धुत था। इतने में वो रमसा को अपने करीब करने की कोशिश करता, लेकिन रमसा जो है चीखती है, चिल्लाती है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे लोग जमा होते हैं। दोनों भाभियाँ आती है, तीनों भाई आते हैं, रफ़ीक आते हैं। आने के बाद जब इस मंज़र को देखता है फ़ौरन जो है गुस्से में लाल हो जाता है रफ़ीक कहता है जो ये लड़का कौन है, क्योंकि रफ़ीक साहब उसे जानता नहीं था। अब उस रमसा कहता है मुझे नहीं पता अब्बा जान, मुझे नहीं पता। मैं जब मेहमानों का खिलाने पिलाने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो देखी कि ये कमरे में मौजूद था, मुझे नहीं पता, पहली बार मैं इस शख्स को देख रहा हूँ। लेकिन तभी बड़ी भाभी जो है कहती है क्यों झूठ बोल रही हो, ये लड़का तो कई मर्तबा यहाँ आना जाना करता है, हम लोगों ने देखा है। तो इसमें रमसा समझ गई थी ये बड़ी भाभी क्या चाल है, क्योंकि रमसा को पता थी जो दोनों भाभियाँ जो है मुझे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी बड़ी भाभी कहती है जो इस लड़का को तो मैंने कई मर्तबा आते जाते देखा, जब भी मैं पूछी तो कहती है कि तुम्हारा दोस्त है। बस इतना कहने के बाद ही जो है रफ़ीक गुस्से में लाल हो जाता है
और उस व्यक्ति को मारने जाता, उस लड़का को मारने जाता। तभी जो है रफ़ीक का बड़ा बेटा अपने अब्बा का हाथ थाम लेते और रोक लेते। कहते हैं, अब्बा तुम किस किस को मारोगे? ये दोनों बहनें तो हम लोगों का इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। अब इस बात को अगर बाहर गई तो बदनामी तो होना ही होना है। रफ़ीक तभी शांत होता है और रफ़ीक फौरन जो है उस नशेड़ी के साथ रमसा को भी निकाह पढ़वा देते हैं। मौलवी को बुलाता है रातों रात और रमसा का निकाह जो है उस नशेड़ी के साथ करवा देते हैं और उसे भी वही कह के भेज देता है, जो दोबारा इस बंगले की तरफ भटकना नहीं तो तेरे लिए तेरी मौत होगी। अब वो नशे की हालत में था, निकाह हो जाता है, रमसा उसके साथ चली जाती है। सुबह होते होते अब वो व्यक्ति, अब ये दोनों भाभियाँ बहुत खुश हो, दोनों भाभियाँ जो है उसकी खुश हो गई थी, जो दोनों ननद को हम दोनों ने इस हवेली से निकाल दिया। लेकिन रमसा को जो शादी करके लेकर गया था वो लड़का कौन था? दरअसल वो लड़का जो है रमसा का बड़े भाभी का भाई होते। हाँ, नशेड़ी था, इस वजह से घर वाले ने उसको बाहर निकाल दिया था, घर से बेघर कर दिया था। लेकिन कुछ समय पहले जो है रमसा का बड़ी भाभी अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है, हम लोगों ने दावत रखा, तुम आओ। आने वो नशे की हालत में आया और आने के बाद रमसा के कमरे में जो है बड़ी भाभी ठहराया अपने भाई को, और उसके बाद उसे पता था जो ये नशे की धूत में पड़ा रहेगा और जैसे रमसा जाएगा, चीखेगी, चिल्लाएगी, तो हम लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन जब उसका नशा उतरा, जब वो निकाह पढ़ाने के बाद अपने घर लेके चला गया जहाँ पर वो रहता था, उसका जब नशा उतरा तो उसे होश आया जो कल रात को क्या हुआ था। अब वो भी पढ़ा लिखा था, लेकिन नशा करने के बाद वो सब होश खो बैठता था। यहाँ पे रमसा बहुत रो रही थी। जब नशा उतरा उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अल्लाह ने उसको रातों रात हिदायत दे दिया, उसे गलती का एहसास हुआ और रमसा से माफ़ी मांगता है। जो देखो रमसा, उनका नाम होता है सरियार माफ़ी मांगता है, जो देखो मुझे नहीं पता था, मैं तो नशे की हालत में था, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है जो कल रात को मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तुम्हारे घर वाले ने मेरे साथ तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया। लेकिन यकीन मानो मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं नशे की हालत में था और मुझे तो मेरी दीदी ने बुलाया था। रमसा को भी पता चल जाता है, रमसा को पहले से ही पता चल गया था और ये रिश्ता पता चलता है जो मेरी बड़ी भाभी का ये भाई। अब तो निकाह हो गया, अब उसके नज़र में वही शौहर है। लेकिन शहरियार कसम खाता है अपने बीवी के सामने, रमसा के सामने कसम खाता है जो आइंदा आज के बाद ना तो मैं नशा करूँगा, ना गलत काम करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब वो पढ़ा लिखा लड़का था, नौकरी भी करता था, लेकिन नशे की वजह से उसका नौकरी भी छूट गया। अब वो नशा छोड़ देता है, फिर नौकरी करने लगता है और धीरे धीरे वो एकदम से सुधर जाता है। जितना बिगड़ा हुआ था उससे कई गुना वो सुधर जाता है और खुद की एक कंपनी खोल लेता है, वो भी पैसा वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सारा का शादी हुई थी, जिस नौकर से करवाया था पहला, वो नौकर तो रफ़ीक के हवेली में काम करने के लिए आया था, लेकिन रात भर वो पढ़ाई करता था। उसका एग्ज़ाम था, उसने भी अपना एग्ज़ाम में पास हुआ और वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। अब दोनों बहनों की शौहर जो है, सारा की शौहर एक ऑफिसर बन गया, सरकारी नौकरी मिल गया, बहुत अच्छा पोस्ट पे था, और यहाँ रमसा का पति भी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गया। दोनों बहनें फिर बातें करते, मुलाकात करते, दोनों हंसी खुशी रहते, दोनों शौहर भी अच्छे थे। उसके बाद अब ये दोनों बहनों को जो है अपने अब्बा का याद आते, सारा और रमसा को। सारा को तो उतना याद नहीं आती, लेकिन रमसा को अपने अब्बा को बहुत याद आते थे। वो अपने अब्बा से फ़ोन करके बातें करते थे। कभी कभार फ़ोन करते तो रफ़ीक साहब जो है बातें कम, गाली गलौज बहुत करते थे, लेकिन फिर भी रमसा कुछ कुछ दिनों में अपने अब्बा से बातें किया करती। यहाँ पर धीरे धीरे जो है तीनों भाई जो है, अब तीनों भाई का अलग अलग बिजनेस हो गया था। अब वो तीनों चाहते थे जो अब्बा के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोगों के नाम पे कर लिया जाए। तीनों भाई प्लान के तहत रफ़ीक साहब से अपने नाम पे सब करवा लेते। करवाने के बाद वो लोग जो है उस हवेली को बेचवा देते। बेच देने के बाद अब वो तीनों लड़का जो है, यानी रफ़ीक साहब का तीनों बेटा अलग अलग शहर में चले जाते हैं। रफ़ीक को जो है एक छोटा सा फ्लैट लेके रेंट पर
वहाँ पर रहने के लिए छोड़कर चले जाते और उनके जो भी पैसा वगैरह चाहिए होता, खर्चा वगैरह, वो लोग भेज दिया करते। रफ़ीक साहब का जब तक हाथ पैर चला वो खुद का काम खुद कर लिया करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो अकेलापन महसूस करता। अपने बच्चों को फ़ोन करता, यानी तीनों बेटों को फ़ोन करता, बेटी का तो फ़िक्र पहले से ही नहीं था। तीनों बेटों को फ़ोन करता, बेटे जो हैं बस बहाना बनाते, जब काम में बिज़ी था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया, जैसे मौका मिलता बात करता हूँ। ऐसे करते करते दिन बिताता, हफ्ता बिताता, महीना बिताता, लेकिन अपने अब्बा से बात नहीं करता था। अपने बहुओं को फ़ोन करते, बहुओं भी पहला तो अच्छे बात किया, लेकिन फिर बाद में जाकर उन लोग भी गुस्से में बात करने लगे, जो आपको तमीज़ है कि नहीं है? कभी भी आप फ़ोन कर देते हो, और अगर ऐसी आपको तकलीफ़ें हो रही तो आप किसी को रख लो घर में काम-काज करवाने के लिए। हम लोगों को परेशान ना करें, हम लोग भी काम पे रहते। बहुएँ जो है रफ़ीक साहब को डाँट-फट कर देते। आप रफ़ीक साहब को समझ में आ गया जो उन्होंने क्या गलती किया। लेकिन यहाँ पर रमज़ा बार-बार अपने अब्बा से बातें करते, लेकिन रफ़ीक को कई मर्तबा दिल में ये ख़्याल आया, जो बेटी मैं बहुत परेशान में हूँ, तुम दोनों बहन आ जाओ, मेरे देखभाल करो, तुम लोगों से मिलने का दिल करता। लेकिन रफ़ीक को ये भी ख़्याल थी जो उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ क्या सलूक किया, बच्चियों तो छोड़िए, पत्नी के साथ क्या सलूक किया और आस-पास की औरतों के साथ, लड़कियों के साथ उसने क्या सलूक किया। इसीलिए उसके ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था जो अपनी बच्ची को बुलाए और अपने सेवा करवाए। रफ़ीक अपने बच्चों लोगों को फ़ोन करते, फ़ोन बातें नहीं होता था, लेकिन कुछ समय से रफ़ीक बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था। बुखार में उनका शरीर पूरा थर-थर काँप रहा था, लेकिन देखभाल के लिए कोई नहीं था। वो बिस्तर पे पड़े-पड़े एकदम से मरने की हालत में आ गया। अब उनसे चला भी नहीं जा रहा था। पहले तो खुद खाना पकाया करता था, खा लिया करता था, लेकिन बीमारी के चलते इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो बिस्तर पे पड़े-पड़े, मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था, जो उठकर चार्जिंग में लगा दे, मोबाइल पे चार्ज हो जाए तो अपनी बेटी से बात कर ले, लेकिन ऐसा भी ताकत नहीं था। वो बिस्तर पे ही पड़े रहे। मोबाइल 2 दिन तक सारा रमज़ा जो है अपने अब्बा को कॉल करती रही, रिंग बजते रहे। रफ़ीक का इतनी ताकत नहीं था कि उठकर उस मोबाइल को उठाए और कॉल को रिसीव करे। 2 दिन बाद चार्जिंग खत्म होता है, मोबाइल बंद पड़ जाता है, लेकिन रमज़ा बहुत परेशान थी। उसके बाद रमज़ा बार-बार कॉल करती, जब कॉल नहीं लगता, स्विच ऑफ बताता है, रमज़ा परेशान होकर अपने शौहर को बताती, और शौहर को जब बार-बार कहने पर शौहर उस हवेली पर जाता है, तब वहाँ पे जाके पता चलता है, जो हवेली तो कब का बेच दिया उन तीनों बेटे ने, लेकिन वो तीनों अलग-अलग शहर में चला गया। लेकिन रफ़ीक साहब जो है इसी इलाका में है, उनको एक छोटा-सा फ्लैट किराए पर देकर वो तीनों बेटा चला गया। अब हम लोग भी उनसे नहीं मिलता, क्योंकि उनका रवैया तो हम लोगों के ऊपर भी बहुत सख्त था, और हम लोगों से उन्होंने अच्छे से बात नहीं किया, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तो इसलिए हम लोग भी उनसे मिलने कभी नहीं गए। तो यहाँ पर रमज़ा सारा को भी फ़ोन किया था, लेकिन सारा नहीं आई थी। उसके बाद रमज़ा अपने शौहर शहरियार को लेकर उस रेंट का फ्लैट पर जाते जहाँ पर उसका अब्बा रहता था। 2-4 गाँव वाले जाते हैं, लेकिन जाके दरवाज़ा का बेल बजाते हैं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। रमज़ा को और ज़्यादा परेशानी हुई, बेचैनी हुई, तब जाकर दरवाज़ा तोड़ा। जब दरवाज़ा तोड़ा, अंदर का मंज़र कुछ भयावह था, क्योंकि रफ़ीक 3-4 दिन पहले ही उनका मौत हो गया था। उसकी बॉडी जो है सड़-गल चुके थे, कीड़े-मकोड़े खा रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, हर कोई बाहर आ जाता है, और इतनी बदबू आ रही थी कि सारे लोग अपने नाक मुँह ढाँकने लगता है, और इसे देखकर गस खाकर रमज़ा ज़मीन पर गिर पड़ते। लेकिन रमज़ा का पति सारा को फ़ोन करते, सारा के आदमी को फ़ोन करता है, यानी सारा का पति को फ़ोन करते हैं, रफ़ीक साहब के बारे में बताया जाता है। वो दोनों भी भागे-भागे आते हैं। गाँव वाले की मदद से रफ़ीक का बॉडी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन इतनी बदबू थी कि सड़-गल चुके थे। कोई भी रीति रिवाज के हिसाब से रफ़ीक साहब को गुस्ल देना था, कोई भी आगे नहीं आता गुस्ल देने के लिए। तब रमज़ा का पति और सारा का पति दोनों मिलकर अपने ससुर को गुस्ल दिलवाते हैं, लेकिन जब उस जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान ले जाने की बारी आया, तो भी गांव वाला आगे नहीं आता है। दोनों दामाद तो थे, दोनों दामाद आगे आए, लेकिन 2 और लोगों को ज़रूरत था, क्योंकि 4 लोग कंधा देने के लिए चाहिए होता है। जब कोई नहीं आता, तब जो है
सारा और रमसा आगे आते हैं और अपने बाप के जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान ले जाता है। कब्रिस्तान ले जाया जाता, कब्र खोद कर रेडी था, लेकिन जनाजा पढ़ा नहीं थी। इस वजह से मस्जिद का इमाम साहब को भी बुलवा लिया गया था कब्रिस्तान में। गांव वाले गए तो थे, लेकिन जनाजे में कोई शामिल नहीं हो रहा था। इमाम साहब ने पूछा, जो भाई तुम लोग जब कब्रिस्तान तक आए हो तो जनाजे में क्यों नहीं शामिल हो रहे हो? तो सारे लोग गुस्से में अपना अपना भड़ास निकाल रहा था। जो ये रफ़ीक साहब बहुत गलत इंसान था। अपनी बेटी अपनी पत्नी के साथ तो गलत किया ही था, लेकिन हम लोगों के साथ भी अच्छा नहीं किया था। हम लोगों का भी बेटी बहू के साथ अच्छा नहीं किए थे। तो इनके लिए इस वजह से इनको ऐसी सज़ा मिली है, और ऐसे लोगों का जनाजा पे हम लोग शामिल नहीं होंगे, शिरकत नहीं करेंगे। तब इमाम साहब उन सारे लोगों को हिदायत देते और कहते हैं, देखो ये रफ़ीक अपना अमल के साथ वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तुम लोग आप रफ़ीक का बुराई करके क्यों अपने ऊपर गुनाह मोड़ रहे हो? सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी हुआ और इनके जनाजे पे शामिल हो जाओ। इमाम साहब के समझाने पर गांव वाले रफ़ीक साहब के जनाजा पे शामिल होता है और जनाजा पढ़ाई जाती है। उसके बाद रफ़ीक साहब को कब्र में दफन कर देते हैं। यहाँ सारा और रमसा रो रही थी। तभी जो है तीन बेटे को खबर दे गया था पहले से ही, लेकिन वो लोग आए नहीं थे। जब कब्र में दफना दिया, मिट्टी हो गई, तब तीनों भाई आए। आने के बाद सारा और रमसा को कहने लगे, जो देखो अब्बा ने हम लोगों के नाम पे सब कुछ कर दिया, लेकिन कागजात जो है, पेपर जो है अब्बा के पास ही था, हम लोगों को नहीं दिया था। क्या तुम दोनों को पता है अब्बा ने वो कागजात कहाँ पर रखा? तभी दोनों बहन भड़क जाती है और कहते हैं, तुम तीनों हो कौन? तुम तीनों को तो हम लोग जानते नहीं थे। गांव वाले भी उन तीनों बेटे के ऊपर गुस्से में आग बबूला हो उठा था। तीनों लड़का जो है गांव वाले और बहनों के गुस्सा को देखते हुए वहाँ से खिसकना ही भला समझा, जो अभी फ़िलहाल यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो ये सब गांव वाला मिलकर हम लोगों के ऊपर हमला कर दे। लेकिन सारा और रमसा को दौलत का कोई पड़ी नहीं थी, क्योंकि वो लोग खुद दौलत वाले बन चुके थे। अल्लाह ने उनके शौहर को जो है बहुत सारे मालों से नवाजा था। तो उन लोगों को पहले भी लालच नहीं थे, अब अब्बा के मौत के बाद भी उनके प्रॉपर्टी पर, उनके बंगलों पर कोई लालच नहीं थी। बस दोनों बहन जो है यही अफसोस के साथ जी रही, जो अब्बा ने जीते जी उन लोगों को कभी अपनाया नहीं था। लेकिन गांव वाले ने उन दोनों लड़कियों को बहुत प्यार दिया, अपनापन दिखाया। कई सारे लोग सामने आए और कहने लगा, बेटा तुम लोगों के साथ, तुम दोनों बहनों के साथ, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, हम सब आंखों से देखा। और हमारी बहू बेटियों को भी तो रफ़ीक साहब आपके अब्बा ने अच्छे नज़रों में नहीं देखते थे, उन लोगों के साथ भी अच्छे नहीं किए थे। खैर जो भी हुआ वो सब भूल जाओ, और तुम दोनों का जब भी दिल करे हम लोगों के पास आया करो। यही सारी बात गांव वाले उन दोनों बेटियों को, सारा को और रमसा को कहते हैं। लेकिन उसके बाद सारा और रमसा रोते हुए गांव वाले से विदा लेकर अपने शौहर के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं, और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी? मैं जानता हूँ बहुत जगह में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई है, और आप लोग तो समझ ही सकते हो, आप लोग हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हो छोटी मोटी गलतियों को। तो इस कहानी के ऊपर भी जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई है उसे भी आप नज़रअंदाज कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा, और गलती अगर आपको पकड़ में आती है तो उसके बारे में भी आप लिखिए, तभी मुझे समझ में आएगा जो किस हिसाब से आप लोगों के सामने ये जो मैं कहानियाँ बताता हूँ किस हिसाब से बताना चाहिए और कैसी पेशकश करनी चाहिए। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।